भरी सर्दी में देवरानी को घर से निकाला जेठानी ने। अरे अरे मेरे प्यारे से देवर जी, अब तो घोड़ी चढ़ने वाले हैं। देखो तो हल्दी लगाई नहीं कि निखार आ गया। भाभी, आपकी देवरानी के प्यार का निखार है जो मुझ पर चढ़ा है। बिल्कुल, तुम्हारी शादी में मैं ऐसे नाचूंगी। गाना बजाओ शेखर जी। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। भाभी आप भी ना। कुछ दिनों बाद अमन की शादी माही से हो जाती है। सास न होने की वजह से जेठानी ही सास की तरह बहू का गृह प्रवेश करवाती है और हुक्म भी चलाती है, जिससे भोली भाली माही डर डर कर रसोई का काम करती है। जेठानी जी, मैंने हलवा बनाया है, आप देखिए और भूनूं या गैस बंद कर दूं? अभी नहीं हुआ, इसे और लाल करो। और हाँ, इसके बाद रायता बनाओ तो उसमें जीरे के छौंक के साथ हींग को भी लगाना। जी जेठानी जी। अच्छा है, अब घर का सारा काम देवरानी जी संभालेंगी और मैं आराम करूंगी। फिर माही खाना बनाकर टेबल पर लगाती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह माही, खाना बहुत अच्छा बनाया है सच में। हाँ सच में माही, तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मम्मी पापा तो है नहीं, तो मैं बड़ा हूं, इसलिए ये लो शगुन। और मेरी तरफ से भी। शुक्रिया जेठ जी, जेठानी जी। इस तरह माही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। कुछ महीनों बाद अमन काम के सिलसिले में शहर में रहने चला जाता है। नवंबर के बाद से सर्दी भी होने लग गई थी। ऐसे में जब कभी शेखर तनु के लिए कुछ खाने पीने की चीज या सजने संवरने की लाता था, तो देवरानी के लिए भी खरीद लिया करता था। एक दो बार तनु गौर नहीं करती थी, पर एक दिन शेखर हंस हंस कर उसे चूड़ी दे रहा था। चूड़ी वाले को कहा कि भाई ये छोटा साइज है, बड़ा वाला दे दो। तो कह रहा, भैया जी गलती हो गई, माफ कर दो, मैंने आपका वाला किसी और को दे दिया था। अच्छा जेठ जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? पिछले महीने ही आप दीदी के लिए जब साड़ी लाए थे तो मुझे भी दे दी थी। कोई बात नहीं, अब अमन यहाँ है नहीं, मैं कुछ तनु के लिए लाऊंगा तो तुम्हारा भी देखकर मन करेगा, क्योंकि मैं उसको दे रहा हूं तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी ले लूं। ठीक है जेठ जी, धन्यवाद। बहुत प्यारी चूड़ियां हैं ये सब होता हुआ तनु रसोई की खिड़की से देखती है। आखिर ये चल क्या रहा है दोनों के बीच? कहीं ये मेरे पति पर कब्जा तो नहीं कर रही है? बताती हूँ इसको। मेरे पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है ना? उसका पति तो है नहीं यहाँ। तनु गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है तो शेखर उसे भी चूड़ियां देता है। क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, इसे पहनकर दिखाओ। तुम देवरानी के लिए ये सब क्यों लेकर आते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है उसे लेकर? तनु, ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए लाया तो उसे भी दे दिया। अच्छा, पहले हफ्ते साड़ी भी लाकर दी थी और मैंने डोसा मंगाया था तो तुमने उसे भी दे दिया, क्यों? अरे तुम कुछ भी अपने मन में मत सोचो, तुम्हें पता तो है उसका भी खाने का मन करता है। अमन यहाँ पर है नहीं ना, उस बेचारे के लिए ले आया मैं। रहने दो, तुम तो ऐसे ही सफाई देते रहोगे। तनु माही के कमरे में जाती है, जहां वो चूड़ियां पहनकर खुश हो रही थी। ये चीज तनु को बर्दाश्त नहीं हुई और जानबूझकर रसोई में उससे चाय बनवाती है। दीदी, ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। अब देख मैं क्या करती हूँ। तनु जानबूझकर माही को अपने कंधे से धक्का देकर जाती है तो डिसबैलेंस होकर माही गिर जाती है, जिससे उसकी सारी चूड़ियां टूट जाती हैं। आह दीदी! अरे अरे, हे कृष्ण भगवान, तुम गिर कैसे गई? सॉरी माही, गलती से हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही थी। उठो, चाय भी गिर गई, कोई बात नहीं। और ले मुझसे पंगा, बड़ा मुझे दिखा दिखाकर मेरे पति की लाई हुई चूड़ियां पहन रही थी ना। अनजान बनकर तनु माही को उसके कमरे में छोड़ देती है और टूटी हुई चूड़ियां उसके हाथ में लग गई थी, तो निकालने के बाद वो दोनों हाथों पर पट्टी कर देती है। ये दर्द की दवाई है, इसे खाकर आराम कर लो, सुबह तक ठीक हो जाओगी। जी दीदी। फिर दोनों सो जाते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं। एक दिन माही बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर बताता है कि वो गर्भवती है। फिर भी तनु जानबूझकर देवरानी से घर का सारा काम करवाती थी। फिर एक दिन माही से सिलेंडर उठ नहीं रहा था। बहुत भारी सिलेंडर है, मुझे जेठ जी का लंच भी बनाना है। इसी टाइम सिलेंडर को भी खत्म होना था क्या? ठंड की वजह से हथेलियां अकड़ रही हैं। अरे अरे माही, मैं कर देता हूँ, तुम मुझे बुला लेती। ऐसे समय में भारी चीज नहीं उठानी चाहिए, वैसे भी ठंड हो गई है। और तुमने शॉल क्यों नहीं पहनी? इतनी ठंड हो रखी है। शॉल है नहीं जेठ जी, वो पैसे नहीं भेज पाए और घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, तो बाजार जाऊं कैसे लाने को।
कोई बात नहीं, तुम मुझसे कह दिया करो, मैं ले आऊंगा शाम को आते टाइम। मैं बड़े भाई जैसा जो हूं। जी जेठ जी। शेखर रसोई में सिलेंडर लगाकर माही को स्माइल देकर चला जाता है। ये होता हुआ तनु देखती है, जिससे वो आग बबूला हो जाती है। अब तो मुझको पक्का यकीन हो गया है कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। छोड़ूंगी नहीं इस देवरानी चुड़ैल को। शाम को शेखर माही के लिए 2 स्वेटर लेकर आता है। तनु ये देखकर फिर चिढ़ जाती है और चुपके से उसके कमरे में जाकर स्वेटर को कैंची से काट देती है। सफाई करने के बाद माही कमरे में आती है। उफ, वो स्वेटर ट्राई करके देख लेती हूँ, ठंड लग रही है। अरे ये इतना कैसे कट गया? अभी तो बिल्कुल नया था, कैसे हो गया? मैंने किया है। तो मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है ना? सब बर्बाद कर दूंगी मैं। इतना कहकर तनु चली जाती है। आजकल अपने पति से चिढ़कर बात करने लगी थी। तनु भी माही को घर का काम करवाने से चूकती नहीं थी। माही 4 महीने की गर्भवती थी। शेखर उसे गोलगप्पे लाकर देता है। माही जैसे ही खाने जा ही रही थी कि तनु उसके गोलगप्पे में हाथ मारकर गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया। तो समझती क्या है खुद को? मेरे पति पर डोरे डाले जा रही है इतने समय से। कभी वो तेरे लिए खाने की चीज लाते हैं, कभी स्वेटर लाते हैं। क्या मिला तुझे ये सब करके? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चल निकल इस घर से। आप ये सब क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो भाई समान है मेरे। झूठ मत बोल, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। भैया नहीं, सैया के समान चल रही है। चल निकल। तनु घसीटते हुए उसे दरवाजे के बाहर भरी सर्दी में बाहर निकाल देती है। बाहर बहुत ठंड और कोहरा था। माही गिड़गिड़ाने लगती है। दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अपनी मर्जी से सब कुछ लाकर देते हैं। कोई बात नहीं सुननी है मुझे। और तो दोबारा घर के अंदर क्यों घुसी आ रही है बेशरम? तनु उसे गुस्से से इतनी जोर का धक्का मारती है कि वो 4-5 सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके पेट में बहुत दर्द होता है। तभी शेखर आ जाता है। माँ, मेरा बच्चा, बहुत दर्द हो रहा है। तन्नू, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? जरा उस बेचारी की हालत देखो, वो गर्भवती है। देवरानी की हालत देखकर तनु को केस होने का डर लगता है। फिर दोनों कार से उसे अस्पताल पहुंचते हैं। इतने में खबर मिलती है कि अमन भी आ जाता है और डॉक्टर कहता है, सॉरी, आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। उन्हें बहुत जोर से पेट में धक्का लगा था, उस वजह से बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। अपनी वाइफ को आप संभालना, वो होश में आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। ऐसा क्यों हुआ? मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ? भैया भाभी बताइए ना, क्या हुआ? फिर शेखर अमन को सब कुछ बता देता है। मैंने इसे बहुत समझाया, पर इसके शक ने इतना बड़ा हादसा कर दिया। भाभी, आपने मेरी पत्नी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, शर्म आती है। आपको अंदाजा भी है आपसे क्या गलती हुई है? आपकी वजह से एक नन्ही सी जान आने से पहले ही चली गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई देवर जी। मेरी गलती की तो कोई माफी भी नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अमन बिना कोई जवाब दिए अपनी पत्नी के पास जाता है। वो रो रही थी। वो उसे संभालता है। देखिए, जेठानी जी के शक की वजह से क्या हुआ अमन? हमने हमारा बच्चा खो दिया और यहाँ पर जेठ जी के साथ मेरा रिश्ता भाई बहन की तरह है, और आपने इतना गंदा इल्जाम लगाया। अरे शक तो वो चीज है जिसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। गलती आपकी और भुगतना मुझे पड़ रहा है। मैं तुम्हारा दर्द चाहकर भी हल्का नहीं कर सकती माही। मैंने बहुत गलत किया है, तो मुझे जेल भेज दो। जो हो गया उसे जाने दीजिए। माही अपनी जेठानी को सुधरने का मौका देती है। फिर तनु का बहुत ख्याल रखती है और कुछ समय बाद माही दोबारा गर्भवती होती है। मम्मी जी, मम्मी जी! अरे क्या हुआ मेरी प्यारी प्रिया बहू को? इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि आज आपकी दोनों बॉडम बहुओं ने हमें बेटी नहीं दी। वैसे हैं कहाँ दोनों? फिर कादम्बरी अपनी दोनों बहू प्रिया दिव्या के साथ घर के बाहर आंगन में आती है, जहां वह मिट्टी गोबर से आंगन लीप रही होती हैं। हे यू गवार बहन जी, ये तुम दोनों देहातिन ये क्या कर रही हो? अरे देवरानी जी, आंख में डिफेक्टवा है का? लौकत नाही है, आंगन लीपत है। आज तुलसी मैया का बिया है। ये तुम्हारा छपरा गांव नहीं है, शहर है। तो यहाँ अपनी छपरी हरकत दिखाना बंद करो। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जब तुम बहू बनकर मेरे घर में आई थी। कुछ महीने पहले गाड़ी का दरवाजा खोलकर कादम्बरी की दोनों गंवार बहुएं उतरती हैं। बड़ा घर देखकर रज्जो बेबाक बोलती है,
अरे दादा, हमरा ससुराल तो बहुते बड़का है। यहाँ तो ललुआ, खखनू, बुधुन, गोधन जी सभी रह लेते, चटनी चाट के। हाँ, हे राम, कितना कहा था मैंने तुम्हें कि ये रिश्ता मत जोड़ो। अब तुम्हारे चलते मुझे इनकी गंवारपंती झेलनी पड़ रही है। ब्याह के लिए तुम्हें बुधन की दोनों गंवार बेटियां ही मिली थी। अरे बस भी करो भाग्यवान, अब जो भी है रज्जो और बिंदिया इस घर की बहू है। 2 बेटों की शादी तुमने अपनी मर्जी से शहर की लड़की से की है, तब क्यों बड़बड़ कर रही हो? रज्जो और बिंदिया में बहुत संस्कार हैं, फर्क बस तुम्हारे देखने में है। शादी के पहले ही दिन से दोनों शहरी बहू सास के कान भरने शुरू कर देती हैं। गुजरते दिन के साथ अब कादम्बरी की चारों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। मम्मी जी, हमारे पास आपके लिए सरप्राइज है, हम प्रेग्नेंट हैं। बहुत जल्द आप दादी बनने वाली हैं सासू माँ। अम्मा जी, मैं और बिंदिया भी पेट से हैं। व्हाट? तुम दोनों कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? इज वेरी वेरी सिंपल देवरानी जी। का आप दोनों शहरी बहुएं भी बैटिंग बॉलिंग कर सकती हैं? हम गांव की बहुएं गिल्ली डंडा नहीं खेल सकते हैं? बोलिए ना। ओह जस्ट यू जाहिल गवार। अब चारों बहुओं को 4-5 महीने हो जाते हैं। सर्दियां शुरू हो जाती। दिव्या और प्रिया कहती हैं, सासू माँ, आज से मैं और दिव्या नाश्ते की टेबल पर नहीं आएंगे जब तक कि सर्दी नहीं बीत जाती। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम दोनों का नाश्ता तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। दोनों शहरी गर्भवती बहुएं कमरे में जाकर रजाई में पड़ जाती हैं। हर दिन के साथ सर्दी बढ़ती जाती है और चारों को 6 से 7 महीने लग जाते हैं। अब कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती है। एक सुबह जैसे ही रज्जो बर्तन धोने के लिए पानी छूती है, तभी हरी मोरी मैया, बिंदिया जीजी, पानी तो बहुत ठंडा है, हाथ जमने को होवत है। एक काम करो रज्जो, एक पतीला पानी बिठा दे, उस बर्तन धो लेना। इतने में कादम्बरी किचन में आ जाती है। अरे ओ मेरी गंवार बहू, ये भगोने भर के पानी क्यों बाल रही है? बर्तन मांजने के लिए अम्मा जी, सर्दी बढ़ गई है ना, पानी एकदम बर्फ के जैसे ठंडा है। अच्छा, तो अब मेरी गंवार बहू को बर्तन मांजने के लिए गर्म पानी चाहिए? अरे गैस सिलेंडर क्या सस्ते में आ रहा है जो तुम दोनों फ्री फंड का समझकर फूंक रही हो? एक तो पहले ही सर्दी बढ़ते के चलते सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया है। ससुराल की पहली सर्दी है तुम्हारी, आदत डालो। वैसे भी गोबर माटी में लिपटे रहने का बड़ा शौक है ना तुम्हें। बाहर आंगन में माटी मंगवा कर रख दिया है, उससे वहीं आंगन में चूल्हा बना लो। आज से पूरी सर्दी भर वहीं खाना बनेगा। गैस चूल्हे पर सिर्फ चाय पानी बनेगी। माँ जी, हम दोनों गर्भवती हैं, बाहर आंगन में एकदम खुला है, वहां खाना बनाने में हमरे होने वाले बचवा को सर्दी लग जाएगा। तुम दोनों कोई छुई मुई नहीं हो। अपने गांव में तो कड़ाके की सर्दी में भी गोबर माटी में लगी रहती होगी, बस दिन भर बकर बकर करने को बोल दो। बेचारी दोनों गंवार बहुएं मिट्टी सान कर चूल्हा बनाती हैं और सर्द भरी हवाओं के बीच बैठी धुआं झेल कर खाना बनाकर दोनों शहरी देवरानियों के कमरे में पहुंचाने आती हैं, जहां कादम्बरी उन्हें मूंगफली छील कर खिलाती है। इट्स सो टेस्टी। सर्दी में मूंगफली और गचक खाने का मजा ही अलग है। माँ जी, खाना लाए हैं, वहां टेबल पर रख दो और दफा हो जाओ। अम्मा जी, हमको भी लाई लड्डू और ये गजक खाने का बहुते मन कर रहा है, एक ठो देंगी का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक ठो? कितने महीने हो गए तुम्हें इस घर में शादी करके आए, मगर तुम्हारी लैंग्वेज अभी भी वही गंवारों की गंवार वाली है। और वैसे भी ये महंगे गजक मम्मी जी हम दोनों के लिए लाई हैं, ना कि तुम जैसी जाहिल गंवार बॉडम बहुओं के लिए। और वैसे भी तुम दोनों दाल भात चोखा खाओ, वही तुम्हारी औकात है। बेचारी रज्जो आंखों में आंसू लिए आकर बिंदिया के गले लगकर बहुत रोती है। जी सासू माँ, हमारे साथ ऐसा फर्क काहे करती हैं? हम भी तो उनकी बहू है, बस हम गंगा पार गांव से आए हैं इसलिए ना। ए रज्जो मत रो, चुप हो जा, देखना एक दिन अम्मा जी को हमको अपना लेंगी वो। फिर दोनों गंवार बहुएं साथ मिलजुल कर घर के आंगन में बर्तन मांजने लगती हैं। तभी अरे बर्तन मांजने का साबुन तो खत्म हुई गवार। अम्मा जी, एक तो बर्तन मांजने का साबुन मंगा दीजिए। तभी सोफे पर पसरी प्रिया कहती है, अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो सासू जी ने साबुन मंगाया था, इतनी जल्दी नील बटा सन्नाटा कर दिया।
अरे प्रिया, जरूर हमारी जेठानी जी साबुन पानी में गलने के लिए छोड़ देती होंगी ताकि साबुन खत्म हो जाए और बर्तन ना घिसना पड़े। अब भैया सर्दी में ठंडे पानी से काम करने में आफत जो आती है। बस करो देवरानी जी, तुम दोनों को औरों कोनो काम नहीं है का? काहे दिन भर आग लगाती रहती हो? अरे तुम दोनों के साथ हम दोनों बहू भी पेट से हैं और हमारी भी ससुराल में पहली सर्दी है, फिर भी हम सब कुछ करते हैं। तभी गुस्से में कादम्बरी बिंदिया को खींचकर चांटा मारती है। दो कौड़ी की देहातिन गंवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शहरी बहुओं से जुबान लड़ाने की? नहीं मंगवाती मैं साबुन, जा जाकर जैसे अपने गांव में चूल्हे की राख से बर्तन मांजती थी ना, वैसे ही मांज। बेचारी दोनों बहुएं सनसनाती हुई सर्दी में ठंड से ठिठुर ठिठुर कर राख से बर्तन मांजती हैं, जिससे दोनों का हाथ लाल पड़ जाता है और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगता है। फिर एक शाम, अरे ओ मेरी दोनों गंवार बहू, कहाँ हो? जाकर बाजार से सब्जी खरीद लाओ, और हाँ, सस्ती सब्जी खरीदना। दोनों बाजार आती हैं, जहाँ साग बिकते देखकर वह साग खरीद कर घर लाती हैं और खाना बनाकर परोसती हैं। याक, ये गोबर जैसा ग्रीन ग्रीन क्या बनाया तुम दोनों ने? अरे देवरानी जी, आज मकई की रोटी और सरसों का साग बनाए हैं, बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का। मैंने तुम दोनों को सब्जी लाने को कहा था बाजार से। उका है ना सासू जी, हरा भरा साग देखकर हमारा मन ललचला गया तो ले लिए। हमें नहीं खाना ये मक्के की रोटी और साग, तुम ही चरो ये। इसके लिए भी वह तीनों मिलकर बेचारी दोनों को बहुत सुनाती हैं। फिर एक दिन गली में, काजू बादाम अखरोट पिस्ता ले लो, काजू बादाम अखरोट पिस्ता ले लो, आओ आओ। अरे ओ रेडी वाले, कैसे दिया ये सब? एकदम सस्ता लगा दूंगा अम्मा जी, सिर्फ 100 रुपए किलो। तो फिर 1-1 किलो दे दो। तभी रज्जो उसे रोककर कहती है, अम्मा जी, ये काजू बादाम खराब हैं, ये रेडी वाला ससुरा चोर ठगेरू है। हम गांव में खेत में काजू बादाम उगे देखे हैं, वो ऐसा ना ही होवत है। बाबा नहीं अम्मा जी, हम ही काजू बादाम बागान से एकदम ताजे तोड़ कर लाए हैं। मैं सब जानती हूँ, मेरी गवार बहू तू चिढ़ती है मेरी शहरी बहुओं से, इसलिए बातें बना रही है। इससे मैं अपनी दोनों बहू के लिए लड्डू बनाऊंगी ताकि उनके बच्चे एकदम हट्टे कट्टे तंदुरुस्त पैदा हों। अपनी गवार बहू के लाख मना करने पर भी कादम्बरी लड्डू बनाकर दिव्या प्रिया को देती है। ये लो मेरी प्यारी बहू, लड्डू खाओ, देसी घी में बनाए हैं। सर्दी में लड्डू खाने का स्वाद ही अलग होता है। मम्मी जी, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है लड्डू खाने का, बाद में खा लूंगी। प्रिया स्वाद लेकर सारे लड्डू खा जाती है। इतनी देर में उसे दर्द होने लगता है। माँ, मेरा बच्चा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ जी, कुछ कीजिए। बिंदिया देसी नुस्खे से सिलबट्टे पर कच्ची हल्दी पीसकर हल्दी दूध प्रिया को पिलाती है। पता नहीं तुझ गवार ने मेरी बहू को क्या पिला दिया। अम्मा जी, भरोसा कीजिए हम पर, हल्दी दूध थोड़ी देर में प्रिया के पेट का दर्द काट देगा। मम्मी जी, मुझे इस गंवार की बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। कादम्बरी प्रिया को अस्पताल लाकर डॉक्टर से चेकअप करवाती है। बिंदिया जी, आपके देसी नुस्खे ने कमाल कर दिया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो प्रिया जी का बच्चा गिर जाता, मगर हल्दी के एंटीबायोटिक ने उस लड्डू के इफेक्ट को खत्म कर दिया। ये सुनकर तीनों अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाती हैं। बिंदिया बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे गवार समझती रही, मगर तेरे चलते आज इस घर का चिराग बुझने से बच गया। गलती तो मुझसे भी हुई है, मुझे भी माफ कर दीजिए जेठानी जी। माँ जी, कौनो बात नहीं, अम्मा और बचवा ठीक है, यह बहुत है। उस दिन से कादम्बरी अपनी चारों बहुओं को एक नजर से देखने लगती है और खुशी से उनकी गोद भराई करती है।